हेलो प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्या क्या किए थे कल बच्चों? आई थिंक हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेटिव फोर्स के साथ क्या रिलेशन है वो डिस्कस किया था। क्या रिलेशन है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल था कि पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेटिव फोर्स से क्या लेना देना है। कंजर्वेटिव फोर्स जो माइनस होगा पोटेंशियल पार्शियल क्या पार्शियल? पार्शियल पोटेंशियल एफ बराबर माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल आर। माने एफ का एक्स कंपोनेंट अगर चाहिए तो माइनस डो यू बाई डो एक्स, एफ का वाई कंपोनेंट माइनस डो यू बाई डो वाई, एफ का जेड कंपोनेंट माइनस डो यू बाई डो जेड। दैट वाज पार्शियल डिफरेंशिएशन। और अगर मान लीजिए सिर्फ एक्स में ही वेरी कर रहा है तो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व गिव्स कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर स्लोप इज जीरो देन दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। दैट इज ओके। पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग फंक्शन दे रहे थे, वहां से फोर्स पता किए थे। हम लोगों ने ये भी बात किया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो अगर जीरो पोटेंशियल वाले लाइन से एच हाइट वर्टिकली ऊपर हो कोई पार्टिकल तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है प्लस एम जी एच। और जीरो पोटेंशियल वाले लाइन से एच हाइट वर्टिकली नीचे हो तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस एम जी। और इसमें ये जो एच होता है वो कहाँ का किसका हाइट होता है? सेंटर ऑफ मास का। अगर एक्सटेंडेड बॉडी हुआ पॉइंट मास होता तो कोई दिक्कत का बात ही नहीं है ना। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ये सब याद होना चाहिए, मुंह मत देखो मेरा। प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। वहां पे आपको नेचुरल एंथैल्पी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो मानते हैं। एक्स एक्सटेंशन हो तब भी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कंप्रेशन हो तभी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। यस और नो? ठीक है सर। तो थोड़ा बहुत सवाल वाल हमको करना था। जैसे एकदम सरल सवाल है कि एक रॉड है, एक रॉड है, इसका मास m है और लेंथ l है। ठीक, थिकनेस नेग्लिजिबल है। थिकनेस इज नेग्लिजिबल। ये वाला जो थिकनेस है ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। इस अवस्था से इसको उठा करके इस अवस्था में पहुंचा दिए। नहीं, यहां से यहां, यहां से यहां। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है रॉड का और ये फाइनल पोजीशन है। आपसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन या वर्क डन इन चेंजिंग द पोजीशन। सुनिएगा मेरी बात, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ रॉड। अब मेरा बात समझना, इसमें आपसे कुछ बोला ही नहीं कि वर्क डन बाय विच फोर्स। तो ये किस फोर्स का वर्क डन पूछ रहा होगा? ये एक्सटर्नल एजेंट का पूछा होगा। आपको यहां से यहां तक चेंज करने में आपको कष्ट झेलना पड़ा है। आपने कुछ काम किया होगा तो नेचुरली तो यहां से यहां नहीं गया होगा। तो यहां से यहां ले जाने में ये जो आपको लिखा होगा फाइंड वर्क डन इन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ रॉड, तो कायदे से इसको लिखना चाहिए था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डूइंग सो। इस परिस्थिति से इस परिस्थिति तक पहुंचाने में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे? टेक्निकली लेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन। तो इस परिस्थिति से इस परिस्थिति तक लाने में कौन कौन फोर्स काम किया है? ग्रेविटी, एक्सटर्नल एजेंट। यस और यही दो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस फाइनल। के फाइनल और के इनिशियल दोनों क्या है? जीरो। तो दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना?
तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय, और हम लोग बाय डेफिनेशन जानते हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, that is minus of work done by gravity, that is also delta u, that is also delta u. तो डेल्टा W एक्सटर्नल जो होगा वो होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब रॉड का लेंथ L है तो सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होगा, हमको बोलना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसा रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस, तो वैल्यू कितना हो जाएगा mg L/2 माइनस 0। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो हो जाएगा mg L/2, mg L/2। कोई दिक्कत कोई परेशानी, जल्दी से छापो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला सवाल ये है, जरा देख लो एक बार बोर्ड पे। एन आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ मास m and side length a are lying on horizontal surface. Work done in piling them one above the other is w and the value of w. बहुत सारा क्यूब है, सबका मास m है। कितने क्यूब है, m, सबका मास m है, साइड लेंथ a है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ, एक के ऊपर एक रख करके बड़ा सा आपको पिलर खड़ा कर देना जिस तरीके से, ठीक। इस प्रक्रिया में आपको कितना काम करना पड़ेगा वो बताइए। सुनो ना, सवाल समझ में आया? माने ऐसा कोई टफ सवाल नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए बात की कह क्या रहा है। कितने क्यूब्स हैं, n, कितने क्यूब्स हैं, तो सब पहले ग्राउंड पे रखा हुआ, यस और नो, ठीक। एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, इस तरीके से कितने क्यूब, टोटल कितने क्यूब, n क्यूब्स, यस और नो, ठीक है बच्चों। सबका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होगा, a/2, यस और नो, सबका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होगा। तो इस समय पे अगर हम इसको जीरो लाइन माने, ग्राउंड को जीरो लाइन माने, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, सो बताओ तुम, mg a/2, लेकिन कितनी बार, इसे n ब्लॉक है ना। क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आया? बोलो बच्चों, ठीक है। फाइनली क्या हो गया, पाइलिंग का क्या मतलब होता है, एक के ऊपर एक रख दिया ना, अरे बोलो, तो एक के ऊपर एक रख दिया अगर, तो रखा 1 2 3 4, ऐसे कितने टोटल n, हाँ ना, m टोटल कितने m, nm, टोटल कितने m, और ये हाइट कितना होगा, हाँ na, ये टोटल कितना हाइट हो जाएगा। टोटल मास को हम कहाँ रख दें, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो इसका टोटल मास कितना है, nm, और कितना हाइट ऊपर हम उसको रख सकते हैं, na/2 पे। तो u इनिशियल जैसे यहाँ लाए वैसे u फाइनल कितना होगा, nm, अरे nm इंटू g इंटू na/2, यस और नो। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, माइनस ऑफ u फाइनल माइनस u
मतलब U इनिशियल माइनस U फाइनल, दैट इज वर्क डन बाय, ए सुन लो, ये तो एक बात हुआ, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, K फाइनल माइनस K इनिशियल इज 0. So what is work done by external agent? Minus of work done by gravity. minus of work done by gravity क्या हो जाएगा? U final minus U final minus U initial. तो U final minus U initial करेंगे तो this minus this कर देंगे ना, बोलो Yes, sir. कोई गड़बड़ बात तो नहीं है ना, No, sir. तो कर देते हैं. कितना हो जाएगा? U final कितना हो जाएगा? N square J by 2. N squared mg a by 2 माइनस U इनिशियल कितना? N N mg A by a by 2, तो mg a by 2 इंटू n बाहर कर लेंगे तो बच जाएगा n माइनस 1 ब्रैकेट में, मतलब यही आंसर होगा, है ना? खत्म हो गया. थोड़ा और आगे बढ़े जल्दी. अगला क्वेश्चन है, सिंपल ही है. एक यूनिफॉर्म रॉड है, वो सस्पेंड किया गया है वर्टिकली. अब ये क्या किया गया कि 60 डिग्री रोटेट किया गया, ठीक है. ऐसे है कुछ रॉड, रॉड इज हैंगिंग लाइक दिस. रॉड इज हैंगिंग लाइक दिस. इसको यहां से 60 डिग्री से रोटेट कराया गया, ठीक है. अच्छा, वहां बोलिए हल्ला नहीं करें, ठीक. इसको यहां से 60 डिग्री रोटेट किया गया तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितने हुआ? U का. फर्दर 30 डिग्री रोटेट कराया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होगा? मतलब बेसिक सवाल है, बता दोगे? बताओ ना, यही बताओ ना. पहले तो स्थिति ये है, फिर आगे चल के स्थिति क्या हो गया? ऐसे 60 डिग्री नहीं, और फिर आगे चल के क्या हुआ? और 30 डिग्री लेके जाया गया, ठीक. ये सिचुएशन को A बोल देते हैं, इसको B और इसको C. यहाँ पे हम लोग U इक्वल टू 0 लाइन बोल लेते हैं, ठीक. तो A पे पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे हम? L बाई 2 नीचे होगा ना, तो माइनस mg इंटू L बाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बाद में ये L बाई 2 हो गया नहीं, तो B पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस mg L बाई 2 कॉस 60, माइनस mg L बाई 2 कॉस, तो माइनस mg L बाई 2 कॉस 60 इज 1 बाई 2. ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हाइट जो होगा, ये वाला हाइट, दिस हाइट इज हाउ मच? L बाई 2 कॉस 60 डिग्री. एग्री करते हो? Yes, sir. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एट C कितना हो जाएगा? C पे पोटेंशियल एनर्जी है तो 0 वाले लाइन पे आ गया, तो C पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका 0. यस और नो? अब हमको बोला गया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम A टू B इज U. यस और नो? Yes, sir. तो A से B तक में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा UB माइनस UA होगा, तो माइनस mg L बाई 4 है, यहाँ माइनस mg L बाई 2, तो कितना हो जाएगा? U बराबर हो जाएगा माइनस mg L बाई 4 माइनस ऑफ माइनस mg L बाई 2. सो बेसिकली दिस इज mg L बाई 4. ये U का वैल्यू हो गया. इसे B, अब B से C में कितना हो जाएगा? B से C में पोटेंशियल एनर्जी एट C माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट B, तो सीधे सीधे हो जाएगा प्लस mg L बाई 4. तो B से C में पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा वो एग्जैक्टली इसी के बराबर नहीं आ जाएगा? 0 माइनस माइनस mg L बाई 4, दैट इज mg L बाई 4. सो वो इसी के बराबर हो जाएगा. तो यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा?
यू ही हो जाएगा। इज दैट ओके? लिख लो इसको, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखो चेन वाला क्वेश्चन हम आगे भी कराएंगे जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होगा। अभी हम चेन वाले क्वेश्चन का एक सब पार्ट ही करा रहे हैं। इसमें क्या है कि एक यूनिफॉर्म चेन है, इसका मास m है और लेंथ l है। अब इसमें क्या है कि आधा पार्ट L/2 पार्ट जो है वो चेन टेबल से नीचे हैंग कर रहा है, लटक रहा है। ठीक, अब इस पूरे चेन को ग्रेजुअली टेबल पे लेकर के आना है। इस प्रक्रिया में हमको कितना काम करना पड़ेगा, यह है सवाल। ठीक है, तो क्या ये ज्यादा कठिन सवाल है? वेरी इजी पीजी क्वेश्चन नहीं। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे कि ये चेन दो टुकड़ों में है, आधा पार्ट टेबल के ऊपर है, तो टेबल के ऊपर हम एक सेंटर ऑफ मास पे इसको रख देते हैं। टेबल के ऊपर ये जो लेंथ L है उसको कहां पर, पूरे मास को हम लोग कितना मान ले, m/2, और यहां इस एंड से कितना दूरी पे रख दे, रख सकते हैं। यूनिफॉर्म चेन है तो मिड पॉइंट पे होगा। और फिर ये वाला जो चेन है इसका भी मास कितना है, m/2 है, m/2, और वो यहां से कितना नीचे होगा, यहां पर भी गलती लिखी है, तुम सब में हाँ बोल देते हो। ये L/2, ये लेंथ तो L/2 है ना, तो L/2 का आधा हो जाएगा ना ये, दैट इज L/4, और ये m/2 भी यहां से कितना नीचे होगा, L/4, L/2 का आधा है ना। इज दैट ओके? अब फिर क्या किया गया, तो इस समय पे हम इसी को जीरो एनर्जी मान लेते हैं, U = 0 लाइन बोल लेते हैं इसी को, नहीं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला 0 और यहां वाला -m/2 इंटू जी इंटू L/4, -m/2 इंटू जी इंटू L/4। ओके, ये इनिशियल लिख लिए। अब फिर क्या कर रहे हैं इसको, ये कौन सा सिचुएशन है, इनिशियल सिचुएशन। ये कौन सा सिचुएशन है, और फाइनल सिचुएशन क्या है, फाइनल सिचुएशन क्या है कि इस पूरे चेन को ऊपर खींच लिया गया। 1 मिनट भाई साहब, ये है हमारा फाइनल सिचुएशन। फाइनल सिचुएशन में पूरे के पूरे चेन को कहां रख दें, पूरे का पूरे चेन मतलब मास कितना, m, और ये टेबल के ऊपर आ गया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन, हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं ना। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K फाइनल भी 0, K इनिशियल भी 0, क्योंकि सवाल वाला कह रहा है बहुत आराम से, है ना, स्लोली। इज दैट ओके? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, और माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, U फाइनल माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U फाइनल, 0। व्हाट इज U इनिशियल, माइनस mgl/8, तो U फाइनल माइनस mgl/8, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट इज U फाइनल माइनस, U फाइनल इज 0 माइनस U इनिशियल इज माइनस mgl/8, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया, प्लस mgl/, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का पक्का, अरे है ना, तुमको नहीं समझ में आया, m/, मास का आधा लेंथ नहीं भाई, ये जो मास है ये आधा, चेन के लेंथ का आधा है ना, तो कितना मास होगा इसका, m/2। और अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन के लिए हम उस मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे रख सकते हैं। यूनिफॉर्म चेन है तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, L/2 पे, स्ट्रेट रिंग के, स्ट्रेट चेन के लिए। ठीक है क्या, तो ये यहाँ पे हम जो भी लेंथ था L/2 था उसका हाफ L/4 पे आधा मास को रख दिए। इज दैट ओके? कोई दिक्कत कोई परेशानी, छापो। एक और सवाल करते हैं आगे। हाँ जी, एक सवाल है कि एक चेन है, यूनिफॉर्म चेन है,
इसका मास है m, चेन का मास है m, और यहाँ से यहाँ तक एक स्मूथ हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है, यहाँ पे बांधा हुआ है, वो पॉइंट पे बंधा हुआ है, और ये इस तरीके से फैला हुआ है लेंथ, रेडियस से तो छोटा ही है l। अब आपसे कह रहा है कि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितना मान लीजिए, 0। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के आपको इस इतने पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी पता करके बताना है। ये जो पार्ट जो इसके ऊपर फैला हुआ है इसका पोटेंशियल एनर्जी आपको पता करके बताना है। यहाँ पे 0 पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऐसे सवालों में एक बेसिक समस्या है, कई बार बच्चे जो हैं वो ये सोच लेते हैं कि यार एक काम करते हैं, इस पूरे जो मास है उस मास को कहाँ रख देते हैं, L/2 पे। जो मानना सही नहीं है, वो तब कर सकते थे जब ये चेन जो है वो स्ट्रेट रहता है। जब ये मतलब अगर आपके पास कुछ इस तरीके से चेन है, अगला चैप्टर में आपको समझ में आएगा सेंटर ऑफ मास में, अगर चेन कुछ इस तरीके से है तो ऐसा नहीं है कि इसके सेंटर ऑफ मास को आप यहाँ रख सकते हैं। ये मानना बिल्कुल गलत है कि आप इसके सेंटर ऑफ मास को यहाँ माने, ये बात मान आप नहीं सकते। ठीक है, ये तभी मान सकते हैं जब ये चेन स्ट्रेट होता। ठीक है क्या? तो फिर ऐसा क्यों, वो हम सेंटर ऑफ मास चैप्टर में बात करेंगे। अभी हम आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई चारा नहीं है कि टोटल मास को कहाँ रखें, टोटल मास को सेंटर ऑफ मास पे रखना पड़ता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास वहां नहीं लाई करता है, मिड पॉइंट ऑफ चेन पे लाई नहीं करता है, वो हम सेंटर ऑफ मास चैप्टर में बात करेंगे। तो व्हाट शुड आई डू इन दैट सिचुएशन, हमको क्या करना पड़ेगा, चेन का छोटा छोटा टुकड़ा लेना पड़ेगा। सुनिएगा मेरी बात, हम क्या कर रहे हैं, यहां से थीटा एंगल पे एक छोटा सा चेन का टुकड़ा ले लेते हैं जो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, डी थीटा। ये टुकड़ा ले लिए। ठीक, आप सब लोग समझदार हैं, सर्कल के कंसेप्ट से बताइए हमको कि ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसका लेंथ कितना होगा, L बराबर R इंटू एंगल ना। तो ये लेंथ बड़ा लेंथ की छोटा लेंथ, छोटा लेंथ, वो कितना हो जाएगा, R इंटू छोटा सा आर्क लेंथ बराबर रेडियस इंटू एंगल, तो R इंटू डी थीटा। हम L को अलग से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, सुनिएगा। अब एक बात बताइए कि यहां से यहां के बीच की दूरी बहुत ज्यादा कि बहुत कम, ये दोनों लाइन ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा है, ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये हाइट जो होगा, ये हाइट कितना हो जाएगा, R cos, सही की गलत, पक्का। ये क्या हो जाएगा, R माइनस R cos थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का, ठीक है। अब जरा हमको बताओ कि ये जो चेन का टुकड़ा है, ये जो चेन का टुकड़ा है, क्या इसका मास आप बता सकते हैं? यूनिटरी मेथड से आप लिखिएगा कि चूंकि सिंस L लेंथ का मास है m, इसीलिए यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l, इसीलिए r d थीटा लेंथ का मास हो जाएगा m/l इंटू r d थीटा। उसको हम लोग बोल देंगे dm, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, dm। वो कितना हो जाएगा, m/l इंटू r d थीटा, दैट इज योर dm। ओके, इस dm का, ये जो dm है, इस dm का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ के रिस्पेक्ट में हम लोग लिख सकते हैं ना, बोलो कितना लिख सकते हैं? इसका पोटेंशियल एनर्जी, छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, du कितना हो जाएगा, dm इंटू g इंटू h, h कितना, r माइनस R cos थीटा, वो किस में, माइनस साइन के साथ, वो क्या, माइनस साइन के साथ। इज दैट ओके? और dm की जगह पे वैल्यू कितना रख देंगे हम, m/l इंटू r d थीटा, और दैट इंटू g इंटू r 1 माइनस, किसी को कोई दिक्कत इसमें, पक्का, बोलो। ये तो हो गया क्या चीज, du, ये क्या चीज हो गया, पक्का। अब हमको अगर u निकालना है तो u क्या हो जाएगा, यही सारे छोटे छोटे du का समेशन, यही सारे छोटे छोटे du का, छोटी छोटी चीजों के समेशन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन करेंगे, अगर जगह की कमी के कारण हम थोड़ा सा, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे भी तो इंटीग्रेशन से क्या क्या चीज बाहर आ जाएगा, एम जी आर स्क्वायर बाई एल बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट भी तो पुट करना पड़ेगा। थीटा कम से कम कितना होगा बाबू, थीटा कम से कम कितना होगा, यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री या 0 रेडियन। और इस जगह पे जो थीटा होगा इसको हम लोग थीटा नॉट बोल लेते हैं। नहीं, थीटा नॉट के लिए हम लोग, थीटा नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल बाई आर। थीटा नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इज दैट ओके। एंगल बराबर आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। तो थीटा का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, 0 से एल बाई आर तक। कोई दिक्कत क्या, नो सर, पक्का। यस सर। सर माइनस हाँ वही मैं भी सोच रहा था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। इज दैट ओके, यस सर, ठीक है। यस। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एम जी आर स्क्वायर बाई एल। पहला वाले टर्म का इंटीग्रेशन थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। अब माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। कहां से कहां तक, 0 से एल बाई आर। यस और नो, यस बोलो। यस। तो ये वाला चीज कितना हो जाएगा, माइनस एम जी आर स्क्वायर बाई एल, एल बाई आर माइनस साइन ऑफ एल बाई आर। देख लो जरा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखो। हाँ आगे बढ़े तो देखो, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पे और पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन पे आज छोटा छोटा ही सही लेकिन ढेर सारा क्वेश्चन किए। नहीं, उसमें कई बार पूछ देता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, लेकिन स्लोली स्लोली काम हो रहा है तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी के बराबर आ जाता है। और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी डायरेक्ट नहीं पता करते हैं बल्कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से पता कर लेते हैं। ऐसा कई सारा सवाल किए। यार अगला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। पहले तो बताओ कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जल्दी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है पता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोले हम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ओके, अच्छा। अब हम लोग को ये जानना है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। क्या हम बोले, MEC। पहले समझ रहे हैं कि क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्या होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, समय के साथ इट विल नॉट चेंज। दैट मीन्स कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। सो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इज दैट ओके?
अगर आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा कर सकते हैं? नहीं। you can conserve the total mechanical energy when only conservative force is performing work, when only conservative force is performing work। अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क परफॉर्म कर रहा हो तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा हो तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ऐसा क्यों, उसका भी बात करते हैं। क्या आपने ये लिख लिया है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब हुआ? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर फाइनल, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस, दैट मींस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल मैकेनिकल एनर्जी हुआ। टोटल, अब सुनिए मेरी बात। अगर हम समझे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम का एक स्पेशल केस है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, WET शॉर्ट में लिख दिए हैं, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। सुनिएगा मेरी बात, आपको क्या बोले हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व कर सकते हैं? जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा हो। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जनरली वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन वर्क डन बाय ऑल फोर्स मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी, सॉरी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय, कई बार डायरेक्टली नहीं समझ में आता है कि कौन सा है, तो एक्सटर्नल एजेंट दे देता है, कुछ आई कैप जे कैप के कैप में कोई फोर्स है ना, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के। ये क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम क्या कह रहे हैं? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज 0, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज 0, वर्क डन बाय स्यूडो इज 0। ये तीनों वर्क डन, तो फिर क्या होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ डेल्टा यू, दैट इज के फाइनल माइनस, अच्छा माइनस ऑफ डेल्टा यू मतलब माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, तो दैट मीन्स यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस। अब हम लोग इसमें से LHS में लेके आ जाते हैं कुछ चीजों को, तो क्या आ जाएगा? यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, इसको इधर ले आएंगे और इसको RHS में इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस ये एक्सप्रेशन किसका है? मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन ये किस एजम्पशन के साथ आया कि कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा और कोई वर्क नहीं कर रहा है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है और कोई स्यूडो फोर्स भी वर्क नहीं कर रहा है। इज दैट ओके? तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। सो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं पढ़ेंगे तब भी दुनिया का सब सवाल किससे? वर्क एनर्जी थ्योरम से। किससे? वर्क एनर्जी थ्योरम से। लेकिन अगर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ लेंगे
तो हमको थोड़ा सा आसान होगा कैसे किसी के सवाल को करने के लिए, जिस केस में सिर्फ और सिर्फ कौन वर्क कर रहा हो, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा हो। इसको लिख लो, फिर बात करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, समझ गए? क्या होता है? U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस K फाइनल। कब होता है? When only conservative force is performing work. Mechanical energy conservation is a special case of work energy theorem. Is that okay? लिख लो। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम का बहुत सारा सवाल किया हम लोग। वो सारा सवाल जिसमें फ्रिक्शन नहीं इन्वॉल्व था, मैंने खाली स्प्रिंग फोर्स या ग्रेविटी इन्वॉल्व था, उस सारे सवाल को हम लोग किससे कर सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं। जैसे कि एक सवाल, डिटेल सवाल तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट एक दो सवाल हम करा देते हैं। कई बार मतलब नया नया में बच्चा को यही वाला तरीका ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि 9th में थोड़ा बहुत इस तरीके का काम किए हुए रहता है। एम मास का एक ब्लॉक है, ये v वेलोसिटी से फेंका गया है इधर, और ये सरफेस कैसा है? स्मूथ है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? k है। और आपसे पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, क्या होगा? सुनिएगा, ये कौन सा सिचुएशन है? क्या हम वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन किए हुए हैं? किए हुए हैं। फाइनली क्या होगा? स्प्रिंग कुछ कंप्रेस हो जाएगा, स्प्रिंग कुछ कंप्रेस हो जाएगा। कितना से कंप्रेस हो जाएगा? x से। कितना से कंप्रेस हो जाएगा? x से, है ना? तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन कहलाएगा कब? जब यहाँ पे आकर के ब्लॉक रुक जाए, ताकि फर्दर और कंप्रेस इसको ना करे। ठीक है क्या? सुनो मेरी बात, इस पूरे प्रक्रिया में यहां से यहां तक में कौन फोर्स है जो वर्क कर रहा है? क्या ग्रेविटी कर रहा है? वर्टिकली ना ऊपर गया ना नीचे। नॉर्मल कर रहा है? नहीं, नॉर्मल ऊपर था, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। सिर्फ कौन कर रहा है? सिर्फ स्प्रिंग वर्क कर रहा है, और वो स्प्रिंग कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कैन बी अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हियर? सो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज performing work, so we can apply mechanical energy conservation. Yes or no? What is mechanical energy conservation? U initial plus K initial बराबर U final plus K final. What is U initial? स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ m v स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना? नहीं, हाफ k x स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। तो यहां से अगर हम देखें तो हाफ से हाफ कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा ना। तो m बाई k v स्क्वायर का अंडर रूट इज x, या x का वैल्यू कितना हो गया? रूट m बाई k इंटू वी। अगर आपको याद हो या आप पन्ना पलट के देखेंगे
तो वर्क एनर्जी थ्योरम से जब सवाल किए थे उसमें भी यही आंसर आया था। ठीक है क्या? जल्दी लिख लो इसको। सर जी अगला सवाल है कि एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक बंधा हुआ, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, ओके। ब्लॉक पे यहाँ हम हाथ लगाए हुए थे, अब हाथ हटा लिए, यहाँ से रिलीज कर दिए, तो पूछा गया है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। इसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से किए थे, आंसर आया था 2mg/k, यस और नो। अब हम लोग इसको किससे करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। करूं क्या? करा जाए? समय अब खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। सुनिएगा, अभी जो हम आपको दिए हैं वो कौन सा सिचुएशन है? इनिशियल। ये कौन सा सिचुएशन है? यहां से अगर स्प्रिंग को रिलीज, ब्लॉक को रिलीज कर देंगे तो स्प्रिंग को खींचते 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 नीचे जाएगा। स्प्रिंग खींचते खींचते नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा? अरे रुक जा भाई, पहले आंसर बता दोगे तो कैसे काम चलेगा। एक्स नीचे चला जाएगा। और ये मैक्सिमम एक्सटेंशन कब कहलाएगा? जब यहां जाकर के ब्लॉक रेस्ट पे आ जाए, माने फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियली रिलीज किए थे तो इनिशियल वेलोसिटी भी, यस और नो। यहाँ से यहाँ के बीच में कौन कौन फोर्स है जो काम कर रहा है? ग्रेविटी और दोनों कैसा है? दोनों कैसा है? दोनों कैसा है? कंजर्वेटिव। तो क्या ना अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यस और नो। लिख देंगे कि ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज ग्रेविटी एंड स्प्रिंग, इज परफॉर्मिंग वर्क, सो वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सो अच्छा, तो हम लोग लिखेंगे U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना का लिखना पड़ेगा? ग्रेविटी का भी और स्प्रिंग का तो नेचुरल लेंथ पे 0 होता है, ग्रेविटी में तो हम कहीं 0 लाइन मानते हैं ना, हम इसी को 0 लाइन मान ले रहे हैं। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना? 0। इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना? 0। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। इज दैट ओके? यहां से x नीचे आ गया, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना? mgx। सोच लो, हाँ mgx, बिल्कुल सही, माइनस mgx, 0 लाइन से नीचे है ना। और फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना? स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी एक्सटेंडेड हो या कंप्रेस्ड हो, क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब फाइनली रुक गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? mgx बराबर एक्स स्क्वायर, mgx बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। सो x से x कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया? 2mg/k बराबर x बराबर 2mg/k। इज दैट ओके? पक्का? लिख लो। लिख लियो। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे कुछ और सवाल करेंगे। और एक चीज़ जो हम लोग नहीं किए हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और चेन वाला प्रॉब्लम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से कुछ और क्वेश्चन होता है चेन में। तो ये तीनों चीज़ आप अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं, हमको याद दिला दीजिएगा कि चेन वाला प्रॉब्लम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में, उसके बाद इक्विलिब्रियम के टाइप, और कुछ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फॉर नाउ। चलिए बाय।